एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट बाल विकास हो जाता है, इसमें जो 2017 में प्रश्न पत्र आया हुआ था उसको सॉल्व करेंगे और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और बिल्कुल भी स्किप करके कहीं भी मत जाइएगा। तो चलिए भाई, फटाफट से आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दें भाई, लाइक तो एक बनता ही बनता है ना। तो चलिए, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे और सभी को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं। तो बाल विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं या 5 होती हैं? तो जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं वो आपकी हो जाती हैं 3 अवस्थाएं हो जाती हैं। और इसमें बा ऑप्शन आपका राइट है, यानी शिशुअवस्था, बाल अवस्था और आपकी हो जाती है किशोर अवस्था। अगर इसकी एज की बात की जाए तो सबसे पहले अवस्था जो शिशुअवस्था हो जाती है वो 0 से या जन्म से आप बोल सकते हैं 5 वर्ष या कहीं कहीं पे आपको 0 से 6 वर्ष भी मिल जाता है। उसके बाद बाल अवस्था आपकी रहेगी 6 से 12 वर्ष और किशोर अवस्था रहेगी 12 से 18 वर्ष या आपको कहीं कहीं पे 13 से 18 वर्ष भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे बा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, इसी को आप लोग टिक कर लेंगे। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है किसमें है? बाल विकास की दृष्टि से, बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से, या आपका हो जाएगा बाल समायोजन की दृष्टि से। तो बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक जो महत्व हो जाता है वो आपका हो जाता है बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से। ये आपका सा ऑप्शन राइट है। और किशोर अवस्था बड़े तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, या कथन किसका है? तो किलपेट्रिक का है, स्टेनले हॉल का है, या टीपी नन का है, या वॉटसन का है? तो किशोर अवस्था बड़े तनाव, तूफान और कहीं कहीं पे आपको वहाँ पे संघर्ष भी लिखा मिल सकता है। और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि स्टेनले हॉल ने कौन सी परिभाषा दी? दोनों रूप में ये आ जाती है परिभाषा और आ ही जाती है, तो इसमें स्टेनले हॉल हो जाएंगे। प्रयास तथा त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन है? सीएल हल है, पावलाव है, थॉर्नडाइक है, वुडवर्थ है। तो यहाँ पे आंसर आपका थॉर्नडाइक हो जाएगा। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक का क्या था, उन्होंने किस पे शोध किया? तो पावलाव का कुत्ता और थॉर्नडाइक की बिल्ली हो जाती है। ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, यहाँ पे जो नहीं है वही सही है, नेगेटिव के साथ हमें जाना है। तो मध्यमान हो जाएगा, मध्यांक हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक जो नहीं है वो प्रसार है और इसमें सा ऑप्शन आपका राइट है। किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, क्या है? विकास है, परिवर्तन है, समायोजन है, अस्थिरता है, क्या हो जाएगा? 6 नंबर का जो क्वेश्चन आपका हो जाएगा उसमें परिवर्तन हो जाएगा। यानी क्या कह रहे हैं कि किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द, क्योंकि इसमें इतने परिवर्तन होते हैं तो बच्चा खुद ही नहीं समझ पाता है ये हमारे साथ जो परिवर्तन हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं, क्या सभी के साथ होते हैं ऐसे? लेकिन वो बड़ा कंफ्यूज रहता है, लेकिन रियल में यही है कि सभी के साथ इस एज में होते हैं। क्या होते हैं? तो परिवर्तन होते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, यहाँ पे भी नेगेटिव के साथ जाना है। तो पोषण हो जाएगा, लिंग भेद हो जाएगा, संस्कृति हो जाएगी, तनाव हो जाएगा। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक नहीं है वो संस्कृति नहीं है, बाकी पोषण आपका है, लिंग भेद है, तनाव है। और अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो अवधान कहलाता है, प्रेरणा कहलाता है, प्रतिकार कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है? अभ्यास और अनुभव के द्वारा, तो यहाँ पे अधिगम हो जाएगा। और अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? तो प्रसरण है, माध्यका है, बहुलक है, माध्य। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। पदों के योग में
और पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो कहलाता है माध्य हो जाएगा। और बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? तो किशोर अवस्था, शिशु बाल अवस्था, प्रौढ़ अवस्था। तो यहाँ पे जो स्वतंत्रता की आकांक्षा, तो ये आपकी किशोर अवस्था। इस अवस्था में बच्चा क्या कहता है, भाई हमको स्वतंत्र छोड़ दो, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर रहना चाहते हैं, यही तो होता है ना। तो इस तरह से बच्चा सोचता है और उसे अपने दोस्तों से ज़्यादा प्रिय कोई नहीं होता है, ये चीज़ हो जाती है इस स्टेज में। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही विस्मृति है, या कथन किसका है? तो यहाँ पे हो जाएगा रॉस का कथन हो जाएगा ये, या वुडवर्थ का कथन हो जाएगा, या रायबर्न का हो जाएगा, या स्किनर का हो जाएगा, किनका हो जाएगा? जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है, तो वुडवर्थ ने ये बात कही, इनके अनुसार है। और CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो 1 से 5 वर्ष, 3 से 11 वर्ष, 11 से 13 वर्ष, 11 से 15 वर्ष किससे हो जाता है? तो यहाँ पे 3 से 11 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, CAT परीक्षण जो हो जाएगा 3 से 11 वर्ष, यही आपका राइट आंसर है। और संवेग का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पे क्रोध है, भय है, ध्यान है, प्रेम है। तो जो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका यहाँ पे ध्यान हो जाएगा, ये नहीं है, क्योंकि नेगेटिव के साथ हमें जाना है, तो ध्यान जो है वो नहीं है। बाकी क्रोध, भय और प्रेम, ये तीनों संवेग के प्रकार हो जाएंगे। और ये कैसे हैं? ये जन्मजात हैं। और प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, कितनी होती है बुद्धि लब्धि? तो 80 से 90, 110 से 120, 140 से अधिक, 100 से 120। तो प्रतिभाशाली जो बच्चों की जो बुद्धि लब्धि हो जाती है वो आपकी हो जाती है 140 से अधिक भी हो जाती है। और सामान्य की अगर बात करें तो 90 से 109 कहीं कहीं पे आपको लिखा मिलेगा, 90 से 110 भी लिखा मिलेगा। और पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विचार की स्थितियां हैं, तो कितनी है विचार की स्थितियां? तो 2 हो जाएंगी, या 4 हो जाएंगी, या 6 हो जाएंगी, या 3 हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी? तो पियाजे के अनुसार बालक में जो संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं वो 4 स्थितियां हो जाएंगी। और इन्होंने क्या किया, अपने ही बच्चों पे शोध किया। ठीक है, तो इसके लिए इनकी बहुत ज़्यादा आलोचनाएँ भी हुई, लेकिन क्या होता है जब हमें सक्सेस होना होता है और हम कुछ कर रहे होते हैं तो हमारी आलोचनाएं बहुत होती हैं, लेकिन जब सक्सेस हो जाते हैं तो हमारे ही बारे में लोग जानने की कोशिश करते हैं, है ना। तो वो चीज़ हो जाती है। और यहाँ पे आपके जो बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस हैं वो हो जाते हैं कंप्लीट। यहाँ पे चलते हैं अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका हो जाएगा बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा? तो बुद्धि लब्धि बराबर आपका मानसिक आयु, क्या हो जाएगा? मानसिक आयु। और क्या हो जाएगा? बटे वास्तविक आयु। और गुणे में क्या रहेगा? गुणे में आपका रहेगा 100। यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे रही तो हमने यहाँ पे गुणे में आपका 100 कर दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका रहेगा सृजनात्मकता से क्या आशय है? तो और यहाँ पे हाँ एक बार थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देते हैं तो ज़्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र जो हो जाता है, तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 हो जाएगा। आपका रहेगा सृजनात्मकता से क्या आशय है? तो सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है? तो सृजनात्मकता इसको कहते हैं कि मौलिक और उपयोगी कुछ नया बनाने या रचने की योग्यता क्या हो जाती है? तो सृजनात्मकता हो जाती है। जैसे कह सकते हैं आप, जैसे कोई नई खोज करना, नए विचारों को उत्पन्न करना और समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ नया सोचना, है ना, यही तो होता है सृजनात्मकता। और इसमें क्या होता है, इसके तरीकों का उपयोग करने की मानसिक प्रक्रिया इसमें क्या होती है? शामिल होती है। और व्यक्तित्व की एक परिभाषा लिखी है, तो व्यक्तित्व की एक परिभाषा हम यहाँ पे आपसे क्लियर कर देते हैं। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के विशिष्ट और अनोखे पैटर्न का एक समूह हो जाता है। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, है ना। और सभी में क्या होता है, जो व्यक्तित्व होता है वो अलग अलग होता है। कोई देखिए बहुत इंटेलिजेंट होते हैं,
बहुत क्या होता है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, ऐसा लगेगा आपको देखने में ये कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ होते हैं। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें होती हैं और इनमें परिवर्तन होते हैं। हर एक व्यक्ति में कुछ अलग होता है और हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बदला हुआ होता है। रोर्शा परीक्षण विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने आरंभ किया था? तो रोर्शा परीक्षण जो हो जाता है वो हरमन रोरशाक ने, किसने, यहाँ पे हम लिख देते हैं हरमन रोरशाक, हरमन रोरशाक ने कब किया? तो 1921 में की थी। और अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है? तो मध्यमान का उपयोग तब किया जाता है जब डेटा सेट का औसत या मानक ज्ञात करना होता है। कब करना होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है, जब डेटा सेट, यहाँ पे हम लिख देते हैं जब डेटा सेट या औसत या मानक ज्ञात करना हो तब। ओके, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, यहाँ पे ये आपका हो गया मध्यमान का उपयोग, ठीक है। फिर है मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखनी है। तो मध्यांक, यहाँ पे क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा देखिए इसको क्लियर कर देते हैं। मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखे। तो मध्यांक वो मान है जो किसी डेटा सेट को क्रमबद्ध करने के बाद ठीक बीच में आता है। ठीक बीच में जैसे कैसे आता है, जैसे हमने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 लिखा, तो 1 2 3 इधर कर दिया हमने और 1 2 3 हमने इधर कर दिया, और इसका क्या है, जो 4 है ये मध्यांक है। और इसमें अगर आप और परिभाषा बढ़ा सकते हैं तो इस तरह से बढ़ा सकते हैं, जिसमें डेटा के 2 बराबर भाग हो जाते हैं और आधे मान इससे छोटे होते हैं। देखिए आधे मान ये वाले हो गए ना, इससे छोटे हैं, और आधे मान इससे बड़े होते हैं। तो देखिए ये इससे बड़े हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये आधे मान छोटे हो जाते हैं और ये आधे मान आपके बड़े हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सीखने में उन्नति होना किस रूप में प्रदर्शित की जाती है? तो सीखने की प्रगति को सीखने के वक्र पर ग्राफ के रूप में दर्शाया जाता है। किसके रूप में दर्शाया जाता है? तो ग्राफ के रूप में। ठीक है, किसके रूप में? तो ग्राफ के रूप में दर्शाया जाता है। और अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, अगला क्वेश्चन है बालक की वृद्धि कब रुक जाती है? तो आप एक कहते नहीं कि एक शब्द में लिखें तो किशोर अवस्था, और इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि लड़कों की वृद्धि आमतौर पर कब रुक जाती है? तो लड़कों की जो, मैं इसको इरेज कर देती हूँ फिर लिखती हूँ, जो लड़कों की वृद्धि होती है वो 16 से 18 साल की उम्र में रुक जाती है, इसके बीच में यानी रुक जाती हैं 16 से 18 वर्ष की। जबकि लड़कियों में ये प्रक्रिया कब से कब तक? तो 14 से 16 साल। ठीक है, इनकी जो ये उम्र होती है 14 से 16 साल, इसमें फिर रुक जाती है। और अगर आप ऐसे भी लिखना चाहें कि किशोर अवस्था, क्योंकि ये एज किशोर अवस्था, और लड़के और लड़कियों की अगर अलग अलग पूछ ली जाए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। नहीं भी पूछा जाता, अगर वेरी शॉर्ट है तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। TAT का संबंध किससे है? तो TAT का संबंध जो हो जाता है वो हो जाता है यहाँ पे थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट हो जाता है। और ये क्या होता है? ये एक टेस्ट होता है जिससे ये आंका जाता है कि इसमें कितनी बुद्धि है ना, किस तरह से ये वर्क कर सकता है। स्मृति का मुख्य कार्य क्या है? तो स्मृति का मुख्य कार्य हो जाता है संग्रहित करना। क्या करना हो जाता है? संग्रहित करना हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं? स्टोर करना। आप स्टोर लिख सकते हो, स्टोर करना हो जाता है। प्रक्रिया करना, प्रक्रिया यानी कि क्या हो जाता है? प्रक्रिया करना यानी प्रोसेस करना। क्या हो जाता है? तो प्रोसेस करना हो जाता है। और क्या हो जाता है? आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्राप्त यानी रिकॉल, पुनः प्राप्त यानी रिकॉल हो जाएगा। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, यानी स्टोर, प्रोसेस और रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फिर उसके बाद है यहाँ पे
सक्रिय विस्मृति से क्या आशय है? तो सक्रिय विस्मृति के बारे में भी जान लेते हैं। सक्रिय स्मृति से तात्पर्य उस अकाल्पनिक या कार्यशील स्मृति से है जो किसी व्यक्ति को कब तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्तमान में जानकारी याद रखने, उस पर काम करने में क्या करती है? मदद करती है। उसमें क्या करती है? तो मदद करती है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा भाई? आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और हम लोगों का साथ बहुत टाइम तक रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है? तो अभिप्रेरणा का अर्थ हो जाता है आंतरिक शक्ति या मनोवैज्ञानिक कारक जो किसी व्यक्ति के व्यवहार को किसी लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेट करना, और ये दो तरह का हो जाता है, एक पॉजिटिव हो जाता है, एक नेगेटिव हो जाता है। पॉजिटिव में जब कोई, जैसे आप पढ़ रहे हो और कोई आ जाता है, वाह भाई बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, पढ़ोगे तभी तरक्की करोगे, तो आप क्या करते हो? मोटिवेट होते हो, कहते हो हाँ सही बात, हमें पढ़ना चाहिए और हम तरक्की करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कुछ लोग आ जाते हैं, अरे पढ़ कर क्या होगा, झाड़ू बर्तन ही तो करना है। खासकर लड़कियों से ये बातें कही जाती हैं, करना ही क्या है, घरेलू काम करने, किचन को संभालना है। तो वो क्या होते हैं, हाँ सही तो बोल रही हैं, वाकई बात, हमें पढ़ के क्या, जिन लोगों ने पढ़ लिया वो भी किचन संभाल रहे हैं और हम भी संभाल लेंगे। वो क्या होता है, वो नेगेटिव में चला जाता है। फिर क्या होता है, वो बच्चा हताश हो जाता है और फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और ऐसे क्या होता है, मोटिवेट बंदा हो जाता है। यानी पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। और जो पॉजिटिव होता है वो बहुत बेहतर होता है। इसमें कहते नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। प्रॉब्लम क्या, जैसे मन नहीं लग रहा और कोई आके मोटिवेट करता, कहता है अरे ठीक है, वो देखिए थोड़े से बीमार भी रहते हैं लेकिन फिर भी पढ़ाई करते हैं, वो देखिए अपना वर्क भी करते हैं, फिर भी अपना पढ़ाई भी करते हैं, क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे करके तो ये सोचते हैं हाँ सही बात है, अगर हमारे फीवर भी है तब भी हमको पढ़ना चाहिए, ऐसा होता है ना। और जब कोई कहता है अरे उनने कुछ नहीं किया तो आप क्या करोगे, तो ये होता है अरे चलो ठीक है, हटाओ फिर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का मुख्य आधार क्या है? तो हल है तो बल है। ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हो कि हल है तो बल है, यानी पुनर्बलन। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या हो जाएगा? तो पुनर्बलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुनर्बलन हो जाएगा यहाँ पे। और इसे पुष्ट करता है, इसको प्रेरित करता है, और इसको क्या करता है? पुष्ट करता है। और सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो सीखने की कोई एक परिभाषा क्या हो जाती है? अनुभव और ज्ञान के माध्यम से व्यवहार कौशल या समझ में होने वाली अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही सीखना है। स्थायी परिवर्तन यानी क्या है? आप चीज़ों को सीख रहे हो, आप चीज़ों को जान रहे हो, यानी लर्निंग, यानी सीखना, यानी अधिगम। आप अभी क्या कर रहे हो? अभी आप लर्निंग कर रहे हो, आप अभी अधिगम कर रहे हो। यही तो होता है। इसमें क्या होता है? आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होती है और रोज़ कुछ ना कुछ आप सीखते रहते हो। तो इसमें इसीलिए ये कहा गया है कि अनुभव और ज्ञान के माध्यम से व्यवहार कौशल या समझ में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही क्या है? सीखना है। और ये चीज़ याद रख ले, अधिगम मतलब सीखना होता है। बच्चों के भाषा विकास में अवरोधक दो कारण लिखिए। तो बच्चों के भाषा विकास में दो कारक क्या हो जाते हैं जो कि अवरोधक है? तो सबसे पहला एक हो जाता है कि स्वास्थ्य और शारीरिक कारक। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बच्चा क्या अच्छे से सीख पाएगा? बच्चा क्या अच्छे से पढ़ पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसका भाषा विकास नहीं हो पाएगा। दूसरा पर्यावरणीय कारक है। अगर उसके आसपास का रहन सहन ठीक नहीं है तो बच्चा भी वैसा ही सीखता है जो चीज़ वो अपने आस पड़ोस में देख रहा होता है। तो इसलिए कहते हैं पर्यावरणीय कारक और स्वास्थ्य और शारीरिक कारक दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं, और इनको देख लेते हैं। ये कौन कौन से क्वेश्चन है? बाल विकास की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो बाल विकास यानी बच्चों का विकास इससे संबंधित होता है, और टीचर को भी बाल विकास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चों के बारे में जानकारी मिलती है, वो इकट्ठा करते हैं। बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, किस तरह से पढ़ाना चाहिए, अगर बच्चे में कोई कमी है तो उसको कैसे हमें सबसे पहले डायग्नोस्ट हम कैसे कर सकते हैं, यानी निदान कैसे कर सकते हैं। निदान का मतलब हम उनकी कमियों को कैसे जानेंगे। तो हम बाल
बाल विकास की जब बाल विकास को हम पढ़ेंगे, बाल विकास के बारे में जानेंगे, तभी हम कर पाएंगे। उसका हम उपचार कैसे करेंगे, तो भाई उपचार भी तो हमको करना है कि अगर हमने कमी को जाना है तो उसको हम ख़त्म भी तो करेंगे। और उनके कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, जैसे बाल अवस्था यानी शिशु अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, तो इनके बारे में जानेंगे। बच्चा कब कितना सीख पाएगा, कब हमको कितना बच्चे को सिखाना है। ऐसा नहीं कि हम बच्चा छोटी उम्र का है और हम उसको किशोर अवस्था वाली जो एज होती है उस तरह से हम बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं, तो चीज़ें क्या होती हैं, सही नहीं होती हैं। और ऐसा भी है कि जैसे कि हमें इसका ज्ञान नहीं होता है, कि बाल अवस्था का ज्ञान नहीं है, किशोर अवस्था का ज्ञान नहीं, शिशु अवस्था का ज्ञान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बच्चे से एक ही ढंग से बात करेंगे, जबकि बातें हमें अलग अलग ढंग से करनी है। तो यही सभी चीज़ें इसके बारे में लिखनी है, यानी बाल विकास की आवश्यकता क्यों होती है। और संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, आप अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और बाल्य अवस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है, बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास किस प्रकार किया जा सकता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का क्या, बहिर्मुखी व्यक्तित्व यानी जो लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंतर्मुखी होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहिर्मुखी होते हैं। और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले क्या होते हैं, सभी से मिलना जुलना, बात करना और बहुत से लोगों में बैठना उनको अच्छा लगता है। लेकिन अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं वो अपने में ही मस्त रहते हैं, इस तरह से है। फिर ये देखिए, हम सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए हैं, तो आप लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया होगा। हालांकि हम इसको आपको बोर्ड पर एक एक पॉइंट लेकर और क्लियर करेंगे आज, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। बाल विकास पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम यानी जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें आ रही हैं, तो ऐसे कहते नहीं कि ये बच्चा जो है इसका माइंड किस पे गया, तो दादा पे चला गया, परदादा पे चला गया, फूफी पे चला गया, चाचा पे चला गया, इस तरह से कहते नहीं है। तो वंशानुक्रम का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। कुछ कहते हैं कि हाँ भाई बड़े माइंडेड थे इनके दादा जान, तो ये बच्चा भी बड़ा माइंडेड है, यानी कि अपने दादा पर गया है। इस तरह से ये चीज़ें होती है, तो प्रभाव पड़ता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो नेगेटिव का मतलब ये होता है भाई कुछ प्रॉब्लम रही होती है और वो प्रॉब्लम बच्चे में आ जाती है, तो कहते हैं हाँ इनके यहाँ इस पीढ़ी में ये प्रॉब्लम थी, इसीलिए इस पीढ़ी में आ गई है। और अनुकरण द्वारा सीखने से क्या आशय, अनुकरण यानी कि अनुकरण करना, याद करना है ना, इससे क्या होता है, ये क्या आशय है। और कोहलर के सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत की विशेषताएं लिखिए। और कोहलर ने किस पे किया, तो चिंपैंजी यानी बंदर पर, और उसका नाम क्या था, सुल्तान था। और केलों को ऊपर टांग दिया और उसके बाद क्या किया, उसने अपना माइंड लगाकर और उनको केलों को उतारा और अपनी भूख को शांत किया। सीखने के पठार से क्या तात्पर्य है, कारण लिखिए। तो सीखने का पठार का मतलब ये होता है जब हम सीख रहे होते हैं और सीख नहीं पा रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं फिर भी नहीं, क्योंकि हम थके हुए होते हैं, तो थकान से भी ये चीज़ें हो जाती हैं कहीं पे कि मिसप्रिंट है और वही चीज़ हम पढ़ लिए, तो वो भी हम मतलब सीख नहीं पाए। तो ये चीज़ें हैं, बहुत से कारक हैं। और स्मृति के प्रभावी कारकों का उल्लेख कीजिए, यानी स्मृति यानी जो आप में मेमोरी यानी जो चिप पड़ी हुई है, तो क्या होता है आप चीज़ों को उसमें याद करके वो चीज़ें आपकी इकट्ठा होती जाती हैं। ऐसा होता नहीं कि आपकी इस मेमोरी में बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ क्या होता है, कुछ बहुत हमेशा याद रहती है, कुछ चीज़ों को उनको याद करना पड़ता है, लेकिन वो रहती है हमारे कि कभी कोई घटना देख लिया तो ऐसे याद आ जाता है, हमारे साथ भी ऐसी घटना घटी थी। लेकिन जो कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हर वक्त माइंड में वो चीज़ें रहती हैं। तो इस तरह से ये लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन है, इस पर हमने डिस्कस नहीं किया है, बस हमने आपको क्वेश्चन दिखा दिए हैं। बाकी आपके जो वस्तुनिष्ठ टाइप और अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन है उन पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।